हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस क्लास में हमने एक तो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसके अलावा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और अभी करंट में जो है क्वेश्चन पूछने का क्या ट्रेंड है उसको शामिल करते हुए पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें जैसे शुरुआत से हम बेसिक से बात करें तो विश्व में पहली बार सूचना का अधिकार कानून कब और कहां बना था। तो पहली चीज बात करें कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार मतलब क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत क्या है कि आप जो गवर्नमेंट है, सरकार को आप एक जवाबदेही और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से, कि आप ट्रांसपेरेंट एक गवर्नमेंट रहे कि भाई जो भी वो कार्य कर रही है उसकी सारी सूचना जनता को रहे। तो इसके तहत जो है विश्व में पहली बार सूचना का अधिकार कानून कब और कहां बना? ऑप्शन है ब्रिटेन 1789 में, फ्रांस 1848 में, स्वीडन 1766 में और अमेरिका 1800 में। तो देखिए, विश्व में जो सबसे पहली बार जो सूचना का अधिकार कानून बना था वो बना था आपके स्वीडन में 1766 में। तो विश्व में तो पहली बार शुरुआत हुई स्वीडन में, और ये भी ध्यान रखिए 1766। अब बात करते हैं भारत में पहली बार किस राज्य में सूचना का अधिकार कानून बना। तो भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाया? तो सबसे पहले सूचना का अधिकार भारत में कहां बना? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो देखिए, भारत में पहली बार जो सूचना का अधिकार कानून बनाया वो गोवा ने बनाया 1997 में। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें भारत में केंद्र सरकार की तरफ से, तो देखिए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, ये कानून बनाया था वर्ष 2002 में। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम ये आपके बना था वाजपेयी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के। तो ये आपके बना था 2002 में। ये भारत में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून बना और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम बना। इसके बाद में जो क्या प्रोसेस रहा उसके बारे में अपन अपकमिंग क्वेश्चंस में डिस्कस करें। तो देखिए, नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना केंद्र सरकार द्वारा। और ये जो है ये आपके इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। आगे अपन बात करें, भारत में यह अधिनियम पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो भारत में पूर्ण रूप से जो है वह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए, आंशिक रूप से इसे लागू किया गया था 15 जून 2005 को। ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से भारत में यह लागू हुआ था वो आपके हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए कि भाई आंशिक रूप से तो 15 जून 2005 को लागू हुआ और पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत में सूचना का अधिकार दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, 25 जनवरी को जो है वह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, और ये आपके चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को भारत में जो है निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तो इस कारण से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सूचना का अधिकार दिवस है यह आपके प्रतिवर्ष मनाते हैं 12 अक्टूबर को। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा है, तो आपके 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर रहेगा आपके केवल 1 और 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये ध्यान रखें कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है और पूछा क्या है, कि भाई सही स्टेटमेंट पूछा है या गलत स्टेटमेंट पूछा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आगे अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना देने से इनकार किया जा सकता है? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, आरटीआई एक्ट है, उसमें कौन सी सूचना देने से मना किया जा सकता है? ऑप्शन है मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी सूचना, भ्रष्टाचार से जुड़ी सूचना, कॉपीराइट से जुड़ी सूचना या लोकहितवाद से जुड़ी सूचना। तो देखिए, कॉपीराइट से जुड़ी सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट बनाने का मेथड क्या है वो कोई आरटीआई के तहत नहीं मांग सकता, राइट। तो उससे क्या है कि फिर वो चीजें जो है कॉपीराइट, पेटेंट, जैसे कॉपीराइट है जो किसी पुस्तक का है तो उससे रिलेटेड जो है वो चीजें किस तरह से क्या है, तो उसका कॉपीराइट आप
उससे जो रिलेटेड जो मूलभूत जानकारी है जिससे उनके जो है व्यापार पर प्रभाव पड़े, तो ऐसी सूचनाएं आरटीआई के तहत नहीं मांगी जा सकती। बाकी आपके मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार और लोकहित से जुड़ी हुई सूचना आरटीआई के तहत मांगी जा सकती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो सूचना के अधिकार के तहत सूचना देने पर प्रथम अपील किसके समक्ष की जाती है? जो आरटीआई के तहत जो है सूचना नहीं दी जाती, तो पहली अपील किसके समक्ष की जाती है? देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्यपाल, विभागीय अपीलीय अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, जो प्रथम अपील किसके समक्ष की जाती है? विभागीय अपील अधिकारी। तो अपन सबसे पहले बात करें कि जो आरटीआई एक्ट के तहत है, प्रत्येक जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो सरकारी विभाग है, प्रत्येक सरकारी विभाग है, उसमें एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है अपने को कि जो सरकारी विभाग है उसमें प्रत्येक विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पहली चीज ये। अब अपन बात करें, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, अब देखिए किसी भी विभाग से अपने को, सरकारी विभाग से अगर अपने को सूचना देनी हो तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है जिसमें अपन उस विभाग से संबंधित कोई जानकारी मांग सकते हैं। तो वो फॉर्म जाता है लोक सूचना अधिकारी के पास। तो लोक सूचना अधिकारी को उसमें 30 दिन के अंदर वह सूचना देनी होती है। ठीक है, तो अगर 30 दिनों में ये सूचना नहीं देते हैं तो आप इसके विरुद्ध जो अपील है वो आप इसी विभाग में, इसी डिपार्टमेंट में जो है वो उच्च अधिकारी, अपीलीय अधिकारी में कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी उसी विभाग में ही वो अपीलीय अधिकारी होता है, इसी विभाग में कर सकते हैं। और अगर यहां से अगर आपको जानकारी नहीं मिले तो इसकी अपील आप 90 दिनों के भीतर जो है राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं। ठीक है, राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, आप उसमें अपील कर सकते हैं। और यहां से अगर आपको सूचना नहीं मिले, यहां से अगर आपकी जो है आवेदन रद्द हो जाए तो आप केंद्रीय सूचना आयोग में इससे संबंधित अपील कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे जो है सर्वोच्च ट्रिब्यूनल है, सबसे बड़ा आयोग है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट होता है उसी तरह से सुप्रीम जो होता है वो होता है केंद्रीय सूचना आयोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि यदि किसी के जीवन या मरण से संबंधित कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन है तो वह सूचना जो है वह 48 घंटे में दी जानी अनिवार्य है। ठीक है, अदरवाइज जो है वह सूचना आपको 48 घंटे में दी जानी होती है और सामान्य सूचना जो है वह 30 दिन में देनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखें। और इसके अलावा अगर तृतीय पक्ष है, तीसरा वादी है कोई, कि भाई जैसे किसी तीसरे पक्ष को अगर जो है सूचना चाहिए तो उसके लिए 5 अतिरिक्त दिन दिए जाते हैं। ठीक है, 5 अतिरिक्त दिन के बाद सूचना दी जा सकती है। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार काम कैसे करता है। ठीक है, प्रत्येक जो सरकारी विभाग उसमें एक लोक सूचना अधिकारी होता है, उसे 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है। अगर वह नहीं देता तो उसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी उसी विभाग में अपील की जा सकती है। अगर यह भी सूचना नहीं दे तो 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग में आप अपील कर सकते हैं। और अगर यहां से भी अगर आपको सूचना ना मिले तो आप सर्वोच्च जो प्राधिकरण है, सर्वोच्च आयोग है, वो है केंद्रीय सूचना आयोग, आप उसमें अपील कर सकते हैं। अगर वहां से खारिज हो जाती है तो आपको सूचना फिर वो नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सर्वोच्च आयोग है आपका सूचना से संबंधित, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अब देखिए केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें जो है फैक्चुअल चीजें हैं जो स्टेटमेंट बेस में पूछी गई है। वजाहत हबीबुल्लाह भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो दीपक संधू भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी, तो ये बिल्कुल सही है, दीपक संधू भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। अब तक भारत की 3 महिला मुख्य सूचना आयुक्त रह चुकी है। देखिए अब तक भारत की 2 ही महिला मुख्य सूचना आयुक्त रही है, एक तो दीपक संधू है, एक पहली महिला थी वो दीपक संधू पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी थी। और इसके अलावा दूसरी महिला सूचना आयुक्त थी वो थी सुषमा सिंह। तो अब तक जो है भारत में अब 2 महिलाएं मुख्य सूचना आयुक्त मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन चुकी है, दीपक संधू और सुषमा सिंह। और जो अभी करंट जो थे, इससे पहले अभी लेटेस्ट जो है वो थे 12th इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, वो थे हीरालाल सामरिया। तभी इसके बाद जो है ये सेवानिवृत्त हो गए, इसके बाद नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जानी है, हीरालाल सामरिया, और इनका भी कार्यकाल पूरा हो गया। तो नए जो है 13वें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जानी बाकी है, जो कि केंद्र सरकार की जो हाई पावर्ड कमेटी है उसकी सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये चीजें ध्यान रखें
कि यहाँ पे 2 महिला सूचना आयुक्त रह चुकी है, तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट पूछा है तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत आपके स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा रहेगा, बी रहेगा आपके, केवल 1 और 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, मतलब इसमें ये प्रावधान है, बिल्कुल सही है। यह एक संवैधानिक संस्था है, तो देखिए ये संवैधानिक नहीं है, ये आपके एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। केंद्रीय जो सूचना आयोग है यह वैधानिक संस्था, वैधानिक संस्था का मतलब है लीगल, मतलब इसका जो गठन है वह केंद्र सरकार द्वारा कानून से किया गया, मतलब जो है कानून कौन सा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, मतलब एक संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया, इस कारण से ये वैधानिक है। संवैधानिक संस्था कब होती है, जब इसका जो उल्लेख वो संविधान में हो और संविधान के तहत इसका गठन किया जाए। तो यहाँ पे सही विकल्प का पूछा है तो आपके पहला, केवल 1 इसमें आंसर रहेगा, केवल 1 कथन सही है। यहाँ पे देखिए इसमें जो प्रावधान है वो 1+10 है, मतलब एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। अगर अपन करंट की बात करें तो करंट में जैसे एक मुख्य सूचना आयुक्त और वर्तमान में जो है वो सिर्फ 2 ही मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर रखी है, जबकि जो ये है ये भी रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, वर्तमान में ये पद भी रिक्त है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है वर्तमान में जो गवर्नमेंट है कि कितनी सीरियसली लेती है, जबकि ये सबसे बेसिक चीज है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है, जो सार्वजनिक जो विभाग है या जो सरकारी विभाग है उनकी सूचना लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी जो करंट सिचुएशन है 1+10 की प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 2 सूचना आयुक्त के भरोसे केंद्रीय सूचना आयोग है, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त भी अभी वर्तमान में पद पर नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक सेकेंड, इसमें अपन ने आंसर देखा, ठीक है, एक आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें तो नेक्स्ट आपके है, सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं है परंतु इसका संबंध किस अधिकार से है, ठीक है। देखिए सूचना का अधिकार जो है वह किसी संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन किस अनुच्छेद से प्रेरित है वो अपने को पूछा है। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। तो जो सूचना का अधिकार है ये आपके अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके तहत ही ये आता है सूचना का अधिकार। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि सूचना के अधिकार का संविधान में उल्लेख नहीं है, ये एक वैधानिक जो है अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, संसद द्वारा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, मीडिया की स्वतंत्रता बढ़ाना और न्यायपालिका की समीक्षा। जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो आपके रहेगा शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इस एक्ट की जो धारा 3 है ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या ये धारा है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। अब सूचना आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया, नागरिकों का सूचना प्राप्त करने का अधिकार, अपीलीय प्रक्रिया का वर्णन और सूचना देने से छूट की शर्तें। तो यहाँ पे जो धारा 3 में किसका उल्लेख है, धारा 3 में आपके है नागरिकों का सूचना प्राप्त करने का अधिकार, इसका उल्लेख आपके धारा 3 में है। और इस कारण से इस धारा को जो है आरटीआई एक्ट की मूल आत्मा भी कहा जाता है। जो संविधान सूचना का अधिकार एक्ट है, उस सूचना के अधिकार एक्ट की मूल आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो आरटीआई एक्ट की धारा 3 को कहा जाता है। यहाँ से रिवर्स आपके क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार की आत्मा किस धारा को कहा जाता है, तो धारा 3 को कहा जाता है, जिसमें क्या उल्लेख है, जिसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक को सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये चीज आपके धारा 3 में मेंशन है और इसे आरटीआई एक्ट 2005 की मूल आत्मा भी कहा जाता है। तो धारा 3 के बारे में ये ध्यान रखें कि इसमें नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्यपाल। तो देखिए जो इसमें जो लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, इसकी नियुक्ति जो है वो संबंधित विभाग का जो अधिकारी है, जो चीफ है, वो एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपके संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति तो उसका विभाग का प्रमुख करता है, लेकिन सूचना आयोग के अध्यक्ष और जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे उनके बारे में।
सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपील के बाद भी समाधान नहीं मिलने पर द्वितीय अपील कहाँ की जाती है? ऑप्शन से राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास, राज्य सूचना आयोग में, केंद्रीय सूचना आयोग में, उच्च न्यायालय में। तो देखिए पहले सबसे पहले अपन अपील करेंगे लोक सूचना अधिकारी, उसके बाद अगर वो नहीं माने तो अपीली अधिकारी के बारे से बात करेंगे, प्रथम अपीली अधिकारी। तो अगर यहां से भी सूचना नहीं मिलती तो अपन कहाँ जाएंगे? राज्य सूचना आयोग, ठीक है। और यहां से भी नहीं मिलती तो केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद का पूछा प्रथम अपील के बाद, तो क्या आंसर रहेगा आपके? राज्य सूचना आयोग। अगर यहाँ भी पूछा जाए कि भाई राज्य सूचना आयोग से भी अगर अपने को सूचना ना मिले तो कहाँ अपील कर सकते हैं? केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए कि सूचना देने से इनकार किन आधारों पर किया जा सकता है? किन आधारों पर सूचना देने से मना किया जा सकता है? देश की एकता और अखंडता को खतरा, तो इसके आधार पर सूचना देने से मना कर सकते हैं। न्यायपालिका की गरिमा, इस आधार पर मना कर सकते हैं। विदेशी संबंधों की सुरक्षा, विदेश संबंध से संबंधित जो है वो भी सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। व्यक्तिगत लाभ के आधार पर आप जो है वो सूचना देने से इनकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनकार किन आधारों पर किया जा सकता है? तो 1, 2 और 3, इसका आंसर ए रहेगा आपके 1, 2 और 3। व्यक्तिगत लाभ है तो उस आधार पर आप जो है सूचना देने से इनकार नहीं कर सकते। वो आपको सार्वजनिक विभाग है, सरकारी विभाग है, तो आपको सूचना देनी पड़ेगी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए किन क्षेत्रों के विशेषज्ञ योग्य माने गए हैं? अब अपन बात करें जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए कौन योग्य है, मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की? कौन से क्षेत्र से होने चाहिए? ऑप्शन से राजनीति, शिक्षा, विधि, विज्ञान। बी ऑप्शन आपके प्रशासन, समाज सेवा, पत्रकारिता, विधि अथवा विज्ञान। सी है व्यापार, समाजशास्त्र, साहित्य। डी है आपके वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए योग्यताएं होनी चाहिए आपकी, इसमें आपका आंसर रहेगा बी प्रशासन, समाज सेवा, पत्रकारिता, विधि अथवा विज्ञान से क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति होने चाहिए। यहाँ पे देखिए इसमें जो सूचना आयुक्त जो है सांसद या विधायक नहीं हो सकते, सांसद, विधायक या मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते। ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सूचना आयोग में जो है, सूचना आयोग में जो सदस्य है या आयुक्त है, कमिश्नर है, वो आपके सांसद, विधायक, मंत्री ये नहीं बन सकते। और इसके अलावा योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह प्रशासन, समाज सेवा, पत्रकारिता, विधि अथवा विज्ञान क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ हो, वह इसमें सूचना आयुक्त बनने के योग्य है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से किसे सूचना आयोग के सदस्य नहीं बनाया जा सकता? ये भी देखिए एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, पत्रकारिता क्षेत्र का विशेषज्ञ, सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, समाजसेवी। तो अपन ने बात की संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, मतलब सांसद या विधायक इसका सदस्य नहीं बन सकता। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? अब देखिए इसमें जो है नियुक्ति, सबसे पहले सूचना आयुक्त की योग्यता के बारे में बात की, अब अपन बात कर रहे हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति के लिए होती है एक चयन समिति, ठीक है, हाई पावर चयन समिति है, कई बार कॉलेजियम भी टर्म यूज किया जाता है। तो चयन समिति में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन शामिल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री और आपके राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो देखिए सूचना आयुक्त नियुक्ति में चयन समिति में कौन कौन शामिल नहीं होता है? चयन समिति में आपके राज्यसभा में विपक्ष का नेता शामिल नहीं होता है। यहाँ पे शायद मिस हो गया, नियुक्ति में चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है, ठीक है। चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा में विपक्ष का नेता शामिल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे चयन समिति हेतु जो इनकी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में कौन कौन होता है? एक तो होता है प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में, चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा आपके होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो ये आपके इसमें चयन समिति में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है एक और पद होता है, एक और होते हैं शामिल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज अपने को डिफरेंस ध्यान रखना है कि जैसे अपन ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ा था, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि वहां पे गृह मंत्री शामिल होता है और यहाँ पे कोई भी कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, सीवीसी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति में गृह मंत्री शामिल होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। जबकि
जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक मंत्री का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चयन समिति में ये शामिल होते हैं, ये समिति सिफारिश करती है और इस समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और सिफारिश कौन सी चयन समिति करती है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। तो ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट आपके 2019 में इसमें चेंज किया गया था। तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में जो केंद्रीय सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वो होता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि 5 वर्ष या 6 वर्ष उस तरह का ध्यान नहीं रखना है। अब चीजें जो है केंद्र सरकार द्वारा ये जो निर्धारित अवधि तय करे उसके अकॉर्डिंग होता है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का दर्जा क्रमशः किसके समान होता है? तो इनकी जो स्थिति है वो किसके समान मानी जाती है पदानुक्रम में, हिरार्की में? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, लोकपाल और लोकायुक्त। तो देखिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और अन्य सूचना आयुक्त है, इनका जो दर्जा है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भाई इनका जो दर्जा है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बराबर माना जाता है। आगे अपन बात करें केंद्रीय सूचना आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अब देखिए अपन बात करें तो सीआईसी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इन्हें शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ये इस्तीफा अपना राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब इन्हें हटाने की प्रक्रिया किस आधार पर हटा सकते हैं? तो ऑप्शन से संसद के प्रस्ताव से, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर, लोकसभा समिति की अनुशंसा पर और प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो देखिए जैसे अपन ने केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ा था उसमें भी यही सेम था और सीआईसी में भी सेम है कि भाई इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटाया जा सकता है। अब इसमें 2 आधार है, कौन कौन से? एक तो है कदाचार, या तो कदाचार का आरोप है या अक्षमता। तो इन दोनों के आधार पर जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाता है, जांच सही पाई जाती है तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। इसके अलावा अगर कोई रीजन रहे, कौन से रीजन? कि भाई 2 रीजन की अगर अपन बात करें तो यदि दिवालिया हो जाए, यदि कोई आयुक्त दिवालिया हो जाए या लाभ का पद ले ले, अगर ये 2 चीजें रहे तो राष्ट्रपति बिना जांच के भी उन्हें हटा सकता है। तो ये भी चीजें ध्यान रखें कि इन आधार पर राष्ट्रपति बिना जांच के भी हटा सकता है और कदाचार और अक्षमता के अगर आरोप लगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से जांच के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दोषी लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए 5,000 रुपए, 10,000, 25,000 रुपए और 50,000 रुपए। जो लोक सूचना अधिकारी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो इस पर देखिए अधिकतम जो है यह 25,000 रुपए के अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रतिदिन के आधार पर अगर अपन बात करें तो 250 रुपए, 250 रुपए जो है प्रतिदिन के आधार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, और अधिकतम जो है 25,000 रुपए लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपकी केंद्रीय सूचना आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? एनुअल जो रिपोर्ट है वो किसे देता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए जो वार्षिक प्रतिवेदन या एनुअल रिपोर्ट की अगर अपन बात करें तो वार्षिक प्रतिवेदन यह राष्ट्रपति को देता है केंद्रीय सूचना आयोग, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को आपके संसद में रखवाते हैं। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति सीआईसी की रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। सीआईसी अगर कोई सिफारिश करे, अगर केंद्र सरकार उसे नहीं माने तो उसे संसद में उसका कारण बताना होता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए सबसे कम अवधि के लिए मुख्य सूचना आयुक्त पद पर कौन रहे हैं? ऑप्शन से एएन तिवारी, राजीव माथुर, विजय शर्मा और विमल जुल्का। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम अवधि पर जो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर रहे वो रहे हैं एएन तिवारी। ये आपके 2 माह और 18 दिन अपने पद पर रहे थे, 2 माह और 18 दिन। ठीक है, और सर्वाधिक कार्यकाल के रूप में अगर अपन बात करें तो आगे अपन बात करेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक कार्यकाल से रिलेटेड है आई थिंक। तो हाँ, निम्नलिखित में से किस मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल सबसे लंबा या सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? वजाहत हबीबुल्ला,
राधाकृष्ण माथुर, सत्यानंद मिश्रा और सुधीर भार्गव। तो देखिए सर्वाधिक जो कार्यकाल है वो वजाहत हबीबुल्ला का रहा है, हबीबुल्ला का। ये पहले मुख्य सूचना आयुक्त भी थे, ये भी चीज ध्यान रखना है आपने को, ठीक है। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला और इनका कार्यकाल भी सर्वाधिक रहा है 5 वर्ष, ठीक है। और सबसे कम कार्यकाल रहा है आपके एएन तिवारी। अभी रिसेंट जो है, अभी 12वें मुख्य सूचना आयुक्त थे हीरालाल सामरिया, जो जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। 13वें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति अभी की जानी शेष है, ठीक है। तो सर्वाधिक कार्यकाल वजाहत हबीबुल्ला और एएन तिवारी का सबसे कम कार्यकाल। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि भाई 2 महिला मुख्य सूचना आयुक्त रह चुकी है, एक तो पहली थी दीपक संधू और दूसरी सुषमा सिंह। ये फैक्चुअल चीजें हैं और ये आपके है लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। अब देखिए यहाँ पे कितने दिनों में सूचना देनी अनिवार्य है उसके बारे में ध्यान रखना है। तो सूचना का आवेदन करने पर सामान्यतः 15 दिनों में सूचना दी जाती है। 15 दिन की अवधि नहीं, इसमें 30 दिन की अवधि निर्धारित है, ठीक है। 15 दिन की नहीं, इसमें 30 दिन की अवधि निर्धारित है, तो ये चीज ध्यान रखना है। जीवन से संबंधित सूचना के लिए 48 घंटे की समय सीमा होती है, ये चीज अपन ने डिस्कस की थी। तृतीय पक्ष की सूचना के लिए 5 अतिरिक्त दिन दिए जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला जो है 30 दिन की, जनरली सामान्यतः 30 दिनों में सूचना दी जा सकती है, तो ये समय अवधि का उल्लेख है। तो यहाँ पे अपने को सही विकल्प चुनना है, तो 2 और 3 आपके सही रहेगा, पहला स्टेटमेंट आपके गलत रहेगा। तो आंसर इसमें रहेगा केवल ए, केवल 2 और 3। तो ये आपके केंद्रीय सूचना आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।